कि जो बी औद्योगिकरण है इसको हम 3 आयाम में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे 18वीं सदी के उद्योग, यानी 18वीं सदी का उद्योग कैसा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा आयाम में हम लोग पढ़ेंगे उद्योगों के पतन के कारण, आखिर किस कारण से उद्योगों का पतन हुआ था, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे बी औद्योगिकरण के आर्थिक प्रभाव, ठीक है, यानी बी औद्योगिकरण के बाद इसके आर्थिक प्रभाव क्या हुआ था। तो चलिए हम एक एक करके ये तीनों टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि बी औद्योगिकरण क्या है, ठीक है। तो बी औद्योगिकरण को हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखेगा, संक्षिप्त में थोड़ा हम बता रहे हैं, उसको याद रखेगा कि भारत के परंपरागत हस्तशिल्प, ठीक है, उद्योगों का पतन हो जाना और नया उद्योग नहीं लगना, यही बी औद्योगिकरण है, ठीक है। याद रखेगा यहाँ पे संक्षिप्त में। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं इसका विस्तार से। तो यहाँ पे एक लाइन में लेकिन सटीक याद रखेगा जरूर कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होना और नया उद्योग नहीं लगना, यही है बी औद्योगिकरण, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद आगे चलिए। तो चलिए हम यहाँ पे बी औद्योगिकरण के परिभाषा को और विस्तार से थोड़ा सा देखते हैं और विशेषता को, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेगा कि बी औद्योगिकरण वह सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों, विनिर्माण और उससे जुड़े रोजगार में दीर्घकालिक गिरावट आना ही बी औद्योगिकरण है, ठीक है। यहाँ पे याद रखेगा बी औद्योगिकरण के यहाँ पे विस्तार से परिभाषा बता दिए। और ये जो बी औद्योगिकरण है ना, यह औद्योगिकरण की बिल्कुल उल्टा है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है, बी औद्योगिकरण। तो यहाँ पे याद रखेगा कि तो चलिए हम इसके थोड़ा सा विशेषता को देखते हैं, उसके बाद हम इसको 1 बाई 1 तीनों आयाम को देखेंगे। 18वीं सदी के उद्योग और उद्योगों के पतन के कारण और इसके आर्थिक प्रभाव, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम विशेषता। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं बी औद्योगिकरण के मुख्य विशेषता को, ठीक है, याद रखेगा। तो विशेषता में यहाँ पे याद रखेगा रोजगार में कमी, अर्थात विनिर्माण क्षेत्र में मिलने वाले रोजगार के अवसरों में कमी आना, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखेगा उत्पादन में गिरावट, अर्थात कारखानों और भारी उद्योगों के उत्पादन में निरंतर कमी आना, ठीक है, इसका विशेषता है बी औद्योगिकरण की। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेवा क्षेत्र की ओर बदलाव, ठीक है, इस अर्थात अर्थव्यवस्था का झुकाव विनिर्माण से हटकर सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र की तरफ जाना, ठीक है। तो ये रहा बी औद्योगिकरण के मुख्य विशेषता, ठीक है। अब उसके बाद बी औद्योगिकरण के इस तीनों आयामों को एक एक करके हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं में 18वीं सदी के उद्योग कैसा था, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद दूसरा आयाम में हम लोग पढ़ेंगे उद्योगों के पतन के कारण, आखिर किस कारण से उद्योगों का पतन हुआ था, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे बी औद्योगिकरण के आर्थिक प्रभाव, ठीक है, यानी बी औद्योगिकरण के बाद इसके आर्थिक प्रभाव क्या हुआ था, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं 18वीं सदी के उद्योग, ठीक है। आगे हम देखते हैं 18वीं सदी में भारतीय उद्योगों का स्वरूप, ठीक है, कि आखिर 18वीं सदी के उद्योग कैसा था, ठीक है। तो हम इसे 2 पार्ट में बांट के देखते हैं, पहला तो शहरी उद्योग और दूसरा ग्रामीण उद्योग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं ग्रामीण भारत, यहाँ पे शहरी उद्योग, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पे शहरी उद्योग में याद रखिएगा उत्पाद, ठीक है। तो शहरी उद्योग में उत्पाद किस किस का उत्पाद होता था, तो विलासिता से संबंधित वस्तुएं जैसे कि हथियार, आभूषण, हाथी दांत, मोती और कागज का निर्माण यहाँ पे होता था शहरी उद्योग में, ठीक है, याद रखा। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण उद्योग में उत्पाद की बात करें तो यहाँ पे कपड़ा, लकड़ी, चमड़े के उत्पाद, बर्तन इत्यादि का उत्पाद यहाँ पे होता था, ठीक है, ग्रामीण उद्योग में, यानी कि ग्रामीण भारत में। अब उसके बाद यहाँ पे शहरी उद्योग में एक पॉइंट याद रखेगा तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो तटीय क्षेत्र में नौवहन भी था, ठीक है, याद रखेगा। चमड़े, बर्तन, लकड़ी पर काम करने वाला, ठीक है, याद रखेगा। अब उसके बाद देखते हैं शहरी उद्योग में यहाँ पे खरीदार, ठीक है, कि शहरी उद्योग में जो वस्तुओं का उत्पाद होता था जैसे में हथियार, आभूषण, हाथी दांत, मोती, कागज का निर्माण, ठीक है, तो ये कौन खरीदते थे, तो यहाँ पे याद रखेगा शहरी उद्योग में शासक वर्ग खरीदते थे या फिर कुलीन या फिर अमीर वर्ग या फिर व्यापारी तथा शहरी जनता, ये सब खरीदते थे शहरी उद्योग में, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रामीण उद्योग में याद रखेगा कि यहाँ पे ग्रामीण उद्योग में कौन खरीदते थे ग्रामीण उत्पाद को, तो यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण जनता खरीदते थे, ठीक है, याद रखेगा। जो ग्रामीण उद्योग में जो उत्पाद किए जाते थे, जो उत्पाद होता था जैसे कपड़ा, लकड़ी, चमड़े के उत्पाद यानी बर्तन इत्यादि, तो ये सब जो है ये स्थानीय ग्रामीण जनता खरीदते थे, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए उत्पादन, ठीक है, तो उत्पादन में याद रखेगा हाथों से
यानी कि कपड़ों की बुनाई या फिर कारीगरी, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पाद की बात करें तो यहाँ भी उत्पाद हाथों से ही होता था, मशीनों का प्रयोग नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए कि 1760 से 1800 ईस्वी यानी कि पृष्ठभूमि एवं कपड़ा आयात में वृद्धि, ठीक है, ब्रिटिश क्रांति, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए कि 1760 से पूर्व हाथों से उत्पादन होता था, मशीनों से नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से भारतीय कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1790 से 1800 ईस्वी तक केवल 150 से 200 पाउंड सूती कपड़ा आयात हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1813, ठीक है, तो 1813 में 1 लाख पाउंड का कपड़ा आयात हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1855 ईस्वी, ठीक है, तो 1855 ईस्वी में क्या हुआ था कि 66 लाख पाउंड यानी कि 2 लाख पाउंड प्रति वर्ष से अधिक कपड़ा ब्रिटेन से भारत पहुँचा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए, अब ये पहला आयाम पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं इसको, ठीक है, इस आयाम को उद्योगों के पतन के कारण, ठीक है। तो अब यहाँ पे कारण को एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कि आखिर किस कारण से उद्योगों का पतन हुआ था, ठीक है। तो जिसमें से सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय होना, ठीक है, पहला पॉइंट, पहला कारण याद रखिएगा उद्योगों के पतन के कारण में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ था। तो इसमें क्या था कि कंपनी के राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय एवं विस्तार से कुछ भारतीय उद्योगों को तात्कालिक तौर पर भारी नुकसान हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे में हथियार एवं विलासिता से संबंधित उद्योग, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अंग्रेज़ों को इन पारंपरिक विलासिता वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि भारतीय देसी राज्य व राज दरबार ही इन वस्तुओं के मुख्य खरीदार थे, ठीक है, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय के कारण के बाद अब हम दूसरा कारण देखते हैं, कारीगरों पर अत्याचार एवं शोषण, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारतीय उद्योगों के पतन के दूसरा कारण कारीगरों पर अत्याचार और शोषण भी था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत में कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कंपनी ने विभिन्न प्रकार से भारतीय कारीगरों पर दबाव बनाया, जैसे कि कम कीमत पर उत्पादों को बेचने के लिए बाध्य करना, कम मजदूरी पर जबरन कार्य करवाना तथा अन्य प्रतिद्वंदियों यूरोपीय व्यापारियों के यहाँ कार्य करने से रोकना इत्यादि, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि कारीगरों पर निरंतर अत्याचार के कारण उनमें उत्पादन संबंधित प्रेरणा कमज़ोर हुई और उन्होंने पैतृक व्यवसाय छोड़ दिया, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए, उसके बाद अब आगे देखिए, यहाँ पे नोट में एक पॉइंट याद रखिएगा, नोट में कि 1813 तक स्थिति, ठीक है, भारत में उद्योगों के पतन के ये महत्वपूर्ण कारण थे। हालांकि अभी भी कपड़ा सहित कुछ भारतीय वस्तुओं का निर्यात हो रहा था, इसीलिए इन उद्योगों का महत्व बना रहा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि 1813 के बाद बदलाव, ठीक है, तो 1813 के बाद क्या बदलाव हुआ था उसको यहाँ पे देखते हैं। तो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण भारत संबंधित नीतियों में बड़ा परिवर्तन हुआ। भारत को केवल बाजार एवं कच्चे माल के स्रोत के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई, जिससे भारतीय उद्योग को अत्यधिक नुकसान हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा नोट में कि 1813 से 1860 के बीच भारतीय उद्योगों को सर्वाधिक नुकसान हुआ, अर्थात 19वीं सदी के पूर्व में, ठीक है, याद रखिएगा। बाद यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट, ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में क्या है कि मुक्त व्यापार की नीति यानी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी, इसमें याद रखिएगा कि 1813 ईस्वी में ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव में न केवल भारत के संदर्भ में कंपनी का व्यवहारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, बल्कि भारत में मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई, ठीक है, याद रखिएगा। बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में ही दूसरा टॉप पॉइंट याद रखिएगा कि अर्थात सीमा शुल्क रहित एवं नाम मात्र के सीमा शुल्क पर ब्रिटिश वस्तुओं को भारतीय बाजारों में आने की खुली अनुमति दी गई, ठीक है, जिससे भारतीय उत्पाद मूल प्रतियोगिता में बुरी तरह पिछड़ गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए,
अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं चौथा पॉइंट, ठीक है। तो चौथा पॉइंट में याद रखिएगा एक तरफा मुक्त व्यापार, ठीक है, और वन वे फ्री ट्रेड। तो इसमें इसके अंतर्गत में एक पॉइंट याद रखिएगा क्या है कि एक तरफ सीमा शुल्क हटाकर भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं को स्थापित यानी कि प्रवेश कराया गया, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन भारतीय सुधारों पर अत्यधिक उच्च सीमा शुल्क लगाकर ब्रिटिश बाजारों से भारतीय वस्तुओं को पूर्णतः वंचित रखा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पाँचवा पॉइंट, ठीक है। तो पाँचवा पॉइंट में क्या है, अंतर्देशीय सीमा शुल्क, ठीक है। तो इसके अंतर्गत में याद रखिएगा कि राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कंपनी ने भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाने और ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार विस्तार करने के लिए अंतर्देशीय सीमा शुल्क का उपयोग हथियार के रूप में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए पाँचवा पॉइंट के बाद अब हम देखते हैं ब्रिटिश बाज़ारों से सरकारी खरीद, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा क्या था कि ब्रिटिश भारतीय सरकार पर यह दबाव बनाया गया कि सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की खरीद ब्रिटेन से किए जाए, ठीक है, जैसे सैनिकों के सामान, वस्त्र, साजो सामान, हथियार, कागज इत्यादि प्राथमिकता के आधार पर ब्रिटेन से खरीदे गए, ठीक है। यहाँ तक कि नौ परिवहन के लिए भी ब्रिटिश जहाज़ों को प्राथमिकता दी गई, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए, उसके बाद हम देखते हैं सातवां पॉइंट, ठीक है। तो सातवां पॉइंट में याद रखिएगा कि 1813 के पश्चात इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित की गई कि जिससे भारत में या भारत से कच्चे मालों जैसे कि कपास, रेशम, नील इत्यादि का निर्यात बढ़ा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट कि निर्यात बढ़ने के कारण भारत में इन कच्चे मालों की कीमतें बढ़ी, जिससे कि भारतीय उत्पादों की निर्यात लागत भी अत्यधिक बढ़ गई, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखे हैं, उसको याद रखिएगा कि 19वीं सदी के मध्य तक उपर्युक्त कारणों से भारतीय उद्योगों को अधिक नुकसान हुआ, ठीक है। हालांकि अभी तक मुख्य रूप से शहरी उद्योगों का पतन हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं आठवां पॉइंट है रेलवे की भूमिका। तो इसमें रेलवे की भूमिका भी एक कारण है भारतीय उद्योगों के पतन होने के कारण में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत में एक पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में रेलवे के आगमन के पश्चात न केवल शहरों में ब्रिटिश वस्तुओं का निर्यात बढ़ा बल्कि ग्रामीण भारत में भी ब्रिटिश वस्तुएं पहुंचने लगी, जिससे अब तक सुरक्षित रहे ग्रामीण कुटीर उद्योगों को भी भारी नुकसान होने लगा था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पे भी नोट में एक पॉइंट लिख दिए हैं, उसको याद रखिएगा कि 1947 तक स्थिति, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 1947 तक किसी न किसी रूप में भारतीय उद्योगों में गिरावट के तत्व दिखते हैं, ठीक है। हालांकि सभी उद्योगों का पतन नहीं हुआ क्योंकि जातिगत रुझान, लगाव, महाजनों का दबाव, सभी स्थानों पर ब्रिटिश वस्तुओं की पहुंच संभव न होना तथा कुछ ऐसे लोग थे जिनका भारतीय उत्पादों से गहरा जुड़ाव था, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के हम देख लिए कि भारतीय उद्योगों के पतन के कारण, ठीक है। तो चलिए दो आयाम हम लोग पढ़ लिए, 18वीं सदी के उद्योग और उद्योगों के पतन के कारण। अब हम तीसरा आयाम को पढ़ते हैं जिसका नाम है औद्योगिकरण के आर्थिक प्रभाव, ठीक है, याद रखिएगा।